लेकिन वहां से जाने से पहले नितिन ने एक बार फिर से उस सील के ऊपर एक और नजर डाली और एक राहत की सांस ली। आखिरकार पिछले कुछ दिनों से उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी इस सील को वापस से ठीक करने के लिए, और अब इसको ठीक होने के बाद में अब दूसरी दुनिया के राक्षसों के लिए इसको वापस से तोड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी नितिन को इस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर आए हुए बहुत ज्यादा समय हो गया था, तो इसीलिए अब उसको वापस भी लौटना होगा। लेकिन नितिन को भी यहाँ पे आने के बाद में बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। अब उसने अपने लेवल को नवजात सन तक बढ़ा लिया था और उसी के साथ में उसने ग्रेड 1 के कोर को भी पूरी तरह से निर्मित कर लिया था। और इसके साथ में नितिन की ताकत अब बाकी सभी लड़ाकों से बहुत ज्यादा अधिक हो गई थी। अब वह इस ताकत के साथ में संत लेवल स्टेज 2 तक के लड़ाकों को आराम से हरा सकता था। और अब उसके पास में आगे की बहुत सी मुश्किलों से लड़ने के लिए दानव की कठपुतलियां भी थी जो संत लेवल स्टेज 3 तक पहुंच गई थी। फिर नितिन वापस से उड़ते हुए उसी जगह पर जाने लगा जहां से वह आया था। नितिन ने उड़ते हुए आसपास कहीं पर भी विशिष्ट और उसके साथियों को नहीं देखा था, क्योंकि जब उनको पता चला कि नितिन ने सभी राक्षसों को मार दिया था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब उनका यहाँ पर रहना ज्यादा ठीक नहीं होगा और अब उनको वापस चले जाना चाहिए। इसीलिए वह सभी वापस चले गए थे। जल्दी वह उस जगह पर पहुंच गया जहाँ जहाँ से वह इस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर आया था, और उसकी आत्मा अभी भी ऊपर थी। इसीलिए उसके साथ में उसने टेलीपैथी के साथ में संपर्क करते हुए उन सभी को बता दिया था कि उसने सब कुछ सॉल्व कर दिया है, और उसी के साथ में अब वह वापस से उस सील के थ्रू ऊपर आ गया था। और वहीं पर अभी भी फाउंडर अर्जुन की वह आत्मा नितिन का ही वेट कर रही थी। वहां पर आने के बाद में नितिन ने नीचे घटी हुई सारी घटनाओं के बारे में उनको बता दिया था, और उनको सुनने के बाद में फाउंडर अर्जुन भी पूरी तरह से चौंक गए थे। उन्होंने बताया नितिन को कि ये मास्टर सेक के कुछ स्टूडेंट्स द्वारा बनाई गई थी और इसके अंदर गैलेक्सी के नियमों को बांधा गया था। उन्होंने नितिन को यह भी बताया था कि इस सील को तोड़ना किसी भी संत लेवल स्टेज 5 के लड़ाकों के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए कार्यालय ने इसकी रक्षा करने के लिए वहां पर किसी को भी तैनात नहीं किया था। शायद इसी का फायदा उठाते हुए वह दानव ऊपर आ गए थे। उन सभी की चिंता देखने के बाद में नितिन ने कहा, अब आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ नीचे ठीक कर दिया है। मैंने उस सील को भी वापस से रिपेयर कर दिया था। थोड़ी देर वहाँ की बातें करने के बाद में नितिन अब उस प्रिंसिपलों के मकबरे से बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, अचानक से उसने देखा कि वहाँ पर हेड शंकर और हेड उत्कर्ष दोनों के दोनों चिंता के साथ में खड़े हुए थे। उन दोनों को इस तरह से देखकर नितिन की आंखें सिकुड़ गई। उसने चिंता में पूछा, क्या हुआ? आप लोग इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं? क्या मेरे जाने के बाद में यहाँ पर कुछ गलत हुआ था? लेकिन नितिन के सवाल की जवाब देने के अलावा हेड शंकर ने आगे आगे पूछा, प्रिंसिपल नितिन, आपको इतना टाइम कैसे लग गया? लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद में नितिन ने आराम से जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जैसे अंदर गया मुझे प्रेरणा मिल गई और इसीलिए एक ब्रेक थ्रू करने के लिए मैं अंदर ही साधना करने के लिए बैठ गया, जिसके कारण मुझको बहुत ज्यादा समय लगा। क्या आपने एक ब्रेक थ्रू करा था लेकिन अंदर कुछ हुआ तो नहीं? हेड उत्कर्ष ने घबराते हुए नितिन से पूछा, क्योंकि वह भी जानता था कि जब उसने पिछली बार अपना ब्रेक थ्रू किया था तो उसके साथ में उसने लोहार स्कूल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, क्योंकि उसके अंदर की पूरी एनर्जी उसने सोख ली थी। क्या कहा? मैंने वहाँ पर कोई भी तबाही नहीं मचाई। क्या आपको हमेशा ये लगता है कि मैं हर जगह जाऊंगा तो वहाँ पर ही तबाही मचाऊंगा? नितिन के उस तरह के सवालों को सुनकर हेड शंकर और हेड उत्कर्ष उसको ऐसे देखने लगे जैसे कि उन्होंने अपने सामने कोई राक्षस देख लिया हो और एक भोलेपन बनने का नाटक कर रहा हो। और नितिन ने देखा कि वह सभी उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे कि वह कोई एक चोर हो। उन सभी को अपनी ओर देखते हुए नितिन ने अपना चेहरा मोड़ लिया और उसकी शक्ल अजीब सी हो गई। ये सरासर बकवास है। क्या मैं हमेशा, मेरा और कोई काम नहीं है? क्या मैं हमेशा तोड़फोड़ ही करता रहूंगा? हाँ, मुझे पता है कि मैंने कुछ स्कूलों को तोड़ा था, लेकिन ये भी तो नहीं हो सकता ना कि मैं हर बार तोड़फोड़ ही करता रहूं। क्या तुम लोग सच्ची में मेरे को इतना ज्यादा खतरनाक तबाही का देवता मानते हो? बहुत देर समझाने के बाद में और बार बार बताने के बाद में कि प्रिंसिपल की वह समाधि बिल्कुल ठीक है और जैसी वो पहले थी जहाँ पर मैं गया था उससे पहले, वैसी की वैसी वह अभी भी है। इस तरह की सबकी निगाहों को देखते हुए नितिन ने एक भोले से चेहरे के साथ में उन दोनों से कहा। अब आखिरकार नितिन इसके अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकता था। बस वह थोड़ी देर निराश हुआ और
वह नीचे हुई सारी घटनाओं के बारे में उनको नहीं बता सकता था कि नीचे क्या क्या हुआ था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अगर उसने ऊपर बता दिया तो ऊपर बहुत ज्यादा तहलका मच जाएगा और इधर उधर भाग दौड़ मच जाएगी, जिसके कारण अशांति फैलेगी। और नितिन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में उन दोनों ने थोड़ी देर की रात की सांस ली, लेकिन उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन अब उन्होंने उस बात को दबाने के लिए फैसला कर लिया और हेड उत्कर्ष ने आगे बढ़ते हुए कहा, प्रिंसिपल नितिन, जब आप 5 दिन से यहाँ पर गायब थे तो उसके बाद में यहाँ पर कॉम्बैक्ट मास्टर वेदांत आए थे, जिन्होंने वहाँ से आकर आरव और रिया का एग्जाम लिया, जिसके बाद में वह दोनों सिलेक्ट हो गए हैं। और ऐसे करते करते जो जो इन 5 दिनों के अंदर हुआ था उसके बारे में हेड उत्कर्ष ने नितिन को सब कुछ बता दिया। और हेड उत्कर्ष की बातें सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हल्का सा हिला दिया। लेकिन नितिन ने तो ये सोचा था कि ठीक है, वो दोनों उसकी डाइट स्टूडेंट्स थे और डाइट स्टूडेंट होने के बाद में आरव तो उस ट्रायल को आराम से पास कर लेगा, लेकिन उसको यकीन नहीं था कि रिया भी इस ट्रायल को पास कर लेगी। और उन सभी को सोच लेने के बाद में नितिन को एक बात तो समझ आ गई कि नितिन ने जितना ज्यादा कॉम्बैक्ट मास्टर्स के बारे में सुना था उतना ज्यादा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसके केवल 2 महीने के डाइट स्टूडेंट ने ही उनको हरा दिया था। एकेडमी के कई सारे समस्याओं के बारे में पूछने के बाद में और उनको सॉल्व करने के आइडिया देने के बाद में नितिन अपने स्कूल प्रमुखों के पीछे पीछे अब अपने निवास की तरफ चला गया। नितिन के मन में एक ही ख्याल आया, अब वह एक प्रिंसिपल था और अगर उसने कॉम्बैक्ट मास्टर्स के इन 3 दिनों के अंदर एक बार भी मिलने की जहमत नहीं उठाई तो शायद उनके ऊपर उसका कोई गलत प्रभाव पड़ सकता था। इसीलिए नितिन ने वहां पर जाने से पहले अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना और नहाना सुनिश्चित किया। उसके बाद में ही वह उनसे मिलने वाला था। हालांकि वह ऐसा कुछ कर पाता उससे पहले ही उसके हॉल के अंदर मोहन आता है और वह बड़ा ही घबराया हुआ था। छोटे मालिक, छोटे मालिक। नितिन ने जब देखा कि मोहन उसके पास में आया था और कुछ वो परेशान था, इसीलिए उसने जल्दी से पूछा, क्या गलत है, बताओ जल्दी से क्या हुआ। क्योंकि नितिन भी जानता था कि मोहन छोटे मोटे चीजों के लिए उसके पास नहीं आया करता था, क्योंकि वह उन सभी चीजों को वो खुद ही संभाल लेता था। अगर उसके बस में कोई चीज नहीं होती थी तभी वह नितिन के पास में आया करता था। और इस प्रकार मोहन को अपने पास इतने ज्यादा परेशान होकर आते देख नितिन भी परेशान हो गया और उसने जल्दी से उससे पूछ लिया। उसने जल्दी से घबराते हुए कहा, छोटे मालिक, बात कुछ ऐसी है कि रिया वापस से बेहोश हो गई। जैसे ही नितिन ने सुना कि रिया फिर से बेहोश हो गई है, नितिन अपनी जगह पर ही जम सा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिया ऐसा वापस से कैसे हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले तो उसको उसने ठीक किया था। आखिरकार उसको पोषित करने के लिए उसने बोधिसत्व वैक्स का भी यूज किया था और उसकी बॉडी भी पूरी तरह से तैयार हो गई थी। किया था यहाँ तक कि ग्रेड 7 की उस स्पेल का यूज भी किया था, जिसके साथ में उसका शरीर पूरी तरह से ताकतवर हो गया था। यहाँ तक कि उसके लिए उसने स्वर्ग के सरलीकृत मैनुअल का भी यूज किया था उसको प्रशिक्षित करने के लिए, जो कि किसी भी मजबूत लड़ाकू को भी आराम से हराने के लिए काम किया करते थे। तो फिर वह अचानक से बेहोश कैसे हो गई। नितिन के इन सभी सवालों को सुनने के बाद में मोहन ने कहा, छोटे मालिक, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन वह जब से ओंगन मास्टर टीचर अकेडमी से वापस घर पर लौटी थी उसके बाद में ही वह अचानक से बेहोश हो गई। मोहन की बातें सुनने के बाद में नितिन ने उसे जल्दी से कहा, ठीक है, जल्दी से मुझे वहां पर ले चलो। यह देखते हुए कि नितिन को मोहन की उन सभी बातों से रिया का कोई भी बीमारी का पता नहीं चलेगा, इसीलिए नितिन जल्दी से हेड उत्कर्ष और अन्य प्रमुखों के पास में गया और उनसे विदा लेते हुए अपने घर की ओर रवाना हो गया। घर पे पहुंचते ही जल्दी से नितिन रिया के कमरे की ओर चला गया और जैसे ही वह रिया के कमरे के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि रिया एक बेड के ऊपर लेटी हुई थी और उसके साइड में रोमा बैठी थी। वह उसका ख्याल रख रही थी और उस कमरे के बाहर के आंगन के अंदर जो पौधे लगे हुए थे वह भी पूरी तरह से मुरझा गए थे और मर गए थे, मानो ऐसा लग रहा हो कि अभी वहां पर सर्दी का मौसम चल रहा हो। रिया की ऐसी हालत देखने के बाद में नितिन भी अपनी जगह पर जम सा गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और जैसे रोमा ने देखा कि नितिन वहां पर पहुंच चुका था, रोमा जल्दी से नितिन के पास आई और उनसे कहा, टीचर, आखिरकार आप आ ही गए। और बिना कोई वक्त गवाए नितिन जल्दी से रिया के पास में चला गया और उसने उसकी नब्ज के ऊपर हाथ रखते हुए उसकी स्थिति को जांचने लगा। और उसके बाद में नितिन उदास हो गया और उसने कहा, रोमा, मुझे उस दिन की सारी स्थिति के बारे में बताओ कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। नितिन की बात सुनने के बाद में रोमा ने उसको बताना शुरू किया। उसने उसे ये सब बता दिया कि रिया ने अपनी जेकी का यूज करते हुए अपने जहर के साथ में सभी 9 लड़ाकुओं को आसानी से हरा दिया था
और बिना किसी देरी के सब कुछ उसको विस्तृत बता दिया। रोमा ने नितिन से कुछ भी नहीं छुपाया, जितना कि स्कूल हेड उत्कर्ष और स्कूल हेड शंकर को नहीं पता था। उससे ज्यादा रोमा को पता था कि वह किस तरह से उसके अंदर जीती थी, इसीलिए क्योंकि उन दोनों को यह नहीं पता था कि रिया किस तरह से उनसे जीती थी, कि उसने किस जहर का यूज किया था। इसीलिए वह उस स्थिति के बारे में सब कुछ समझाने में असमर्थ थे। सब कुछ बताने के बाद में रोमा अब नितिन की तरफ देखने लगी और उसने पूछा, टीचर अब वो कैसी है?